अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरलिश उस्मान सीज़न 3 बोलम 72 के बारे में, जिसके एपिसोड्स होंगे 57 से 64 तक। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 57 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब जैसे ही गाय कबीले के बच्चों को आज़ाद करवाने के लिए रोगातोस के किले में जाते हैं तो रोगातोस के सिपाही उस्मान साहब को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखते ही उस्मान साहब और उनके साथी चौकन्ना हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं अगर सलीबी सिपाहियों ने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया है तो इसका मतलब तुर्गुत साहब भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और ज़रूर रोगातोस को मालूम हो चुका है कि जब उस्मान यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि तुर्गुत दल उस्मान साहब के साथ मिलकर ये सारी मनसूबाबंदी बना चुके थे। और फिर जैसे ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों को बताते हैं कि हम इनके जाल में फंस चुके हैं और हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ तुर्गुत दल की भी जान को बचाना होगा। ये सुनते ही बोरान कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सिपाहियों के भागने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनते ही उस्मान साहब गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने सिपाहियों से कहते हैं, ये सलीबी क्या समझते हैं कि उस्मान को हराना इतना आसान है। और ये कहते उस्मान साहब अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देते हैं। एक तरफ बोरान उस्मान साहब का साथ देते हुए सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करके आगे बढ़ रहा होता है, तो दूसरी तरफ गोगतोग और गोंचा बे बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं। गर्ज के उस्मान साहब के सिपाहियों की तादाद सलीबी सिपाहियों की निस्बत बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी उस्मान साहब के सिपाही सलीबी सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर जैसे ही उस्मान साहब और उनके साथियों को इस बात का एहसास होता है कि सलीबी सिपाही आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटना शुरू हो चुके हैं, तो उस्मान साहब की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है। तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, हमें फौरी तौर पर यहाँ से फरार होकर अपनी जान बचानी होगी, लिहाजा हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी ढालें आगे करके पीछे की तरफ हटना होगा। दूसरी तरफ रोगातोस, जो कि तुर्गुत बे की गर्दन पर खंजर रखकर खड़ा हो जाता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की और उस्मान का साथ दिया। तुर्गुत बे सुनकर कहते हैं, अगर मैं उस्मान का साथ ना देता तो मेरे लिए सबसे बड़ी गद्दारी होती। ये सुनकर तुर्गुत बे गुस्से में आ जाते और पुरजोश होते हुए कहते हैं, अगर तुम जैसे गिद्दड़ हमारे खिलाफ जमा हो सकते हैं तो हम जैसे भेड़िए भी मुत्तहिद होकर रह सकते हैं। ये सुनते रोगातोस पे गुस्से में आ जाता है और वो तुर्गुत बे को गिरेबान से पकड़ता हुआ आगे की तरफ घसीटता और कहता है, जब तक उस्मान यहाँ पर नहीं पहुंच जाता मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। इसी दौरान सलीबी सिपाही भी उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं और रोगातोस अपने एक सिपाही से कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर तुम्हारी नज़र तुर्गुत पर ना पड़ती तो ना जाने ये उस्मान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कौन सा मंसूबा बनाता। लिहाजा इसी वजह से मुझे तुर्कों से नफरत है और मैं चाहकर भी किसी तुर्क पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनते ही तुर्गुत पे मजीद परेशान हो जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि आज का दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन इससे पहले कि तुर्गुत पे मजीद परेशान हो जाते, फौरी तौर पर उस्मान साहब की आवाज़ आती है और वो उस कमरे के करीब पहुंचकर कहते हैं, हम आपकी जान बचाने के लिए पहुंच चुके हैं तुर्गुत साहब। ये सुनते ही तुर्गुत पे बहुत ही पुरजोश हो जाते हैं और वो अपने करीब खड़े सलीबी सिपाही से तलवार छीनकर दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देते हैं। रोगातोस ये मंजर देखकर बहुत ही हैरान और परेशान रह जाता है कि किस तरह उस्मान साहब तुर्गुत बे को बचाने के लिए फरिश्ते की तरह पहुंच गए और तुर्गुत बे भी बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों से मुकाबला कर रहे होते हैं। देखते ही देखते रोगातोस के बहुत से सिपाही जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस्मान साहब और उनके साथी बिजली की तेज रफ्तारी के साथ अपने दुश्मनों की गर्दनों को काटना शुरू कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते उस्मान साहब सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हुए तुर्गुत बे के करीब पहुंच जाते हैं और यूँ तुर्गुत बे और उस्मान साहब कमर से कमर मिलाकर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोगातोस ये देखकर बहुत ही हैरान और परेशान रह जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है कि थोड़ी देर पहले वो उस्मान को मारने का मंसूबा बना चुका था, लेकिन रोगातोस का मंसूबा नाकाम हो जाता है और वो बड़ी बेबसी के आलम में उस्मान साहब को लड़ते हुए देख रहा होता है। और फिर जैसे ही उस्मान साहब 1 से 2 सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हैं तो वो रोगातोस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी दौरान जेर कुताई आगे बढ़कर उस्मान साहब को पकड़ लेता है और कहता है, बहुत से सिपाहियों के आने की आवाज़ आ रही है, अभी हमें यहाँ से फरार होना होगा। और जहाँ तक रोगातोस की बात है तो हम एक न एक दिन इससे अपना हिसाब मुकम्मल कर लेंगे। ये सुनते ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देते हैं और वो जल्दी जल्दी एक दरवाजे से भागना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उस्मान साहब के बाकी सिपाही पीछे की तरफ रह जाते हैं तो वो अपने करीब रखे हुए ड्रम्स को उठाकर दुश्मनों की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि उनका रास्ता रुक जाए और वो उस्मान साहब को पकड़ने में नाकाम हो जाए। लेकिन जैसे ही उस्मान साहब मजीद आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजे को तोड़ दिया गया है और बहुत से सलीबी सिपाही उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उस्मान साहब और उनके साथी अपनी ढालें आगे करके दुश्मनों पर नेज़े से हमला कर देते हैं। इसी दौरान रोगातोस भी वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने सिपाही से कहता है, उस्मान को तीर की मदद से मारो। और फिर जैसे ही सलीबी सिपाही उस्मान के साथियों पर तीर की मदद से हमला करते हैं तो उस्मान साहब के सिपाही अपनी ढालें आगे करके अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब के सिपाही जल्दी से नीचे बैठते हैं
तो गोगतोग एक बड़ा सा नेज़ा निकाल कर दूर से सलीबी सिपाहियों के पेट में मारता है। ये देखते ही रोगतोस और बाकी सिपाही परेशान हो जाते हैं कि वो तीर कमान के जरिए भी उस्मान साहब को हराने में नाकाम रहे हैं। इसी दौरान उस्मान साहब और उनके साथी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटते हैं तो जेर कोताई खुश होकर कहता है, मुझे लगता है कि उस्मान साहब, हमारे दुश्मनों के तीर खत्म हो चुके हैं। ये सुनते ही उस्मान साहब पुरजोश हो जाते हैं और वो रोगतोस की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुर्क कबीले के बच्चों की खातिर यहाँ पर वापस जरूर आऊँगा और अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम करूँगा। फिलहाल उस्मान साहब और उनके साथी खुफिया रास्ते से होते हुए सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। सलीबी सिपाही दरवाज़ा तोड़कर खुफिया रास्ते के करीब पहुँचते हैं, लेकिन वो पहुँचने में थोड़ी देर कर देते हैं। जैसे ही उस्मान साहब और उनके साथी सुरंग का दरवाज़ा बंद करने के बाद मजीद आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उसी दौरान सलीबी सिपाही भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब सलीबी सिपाहियों से वो दरवाज़ा तोड़ा नहीं जाता तो रोगतोस गुस्से में पागल हो जाता है और वो लोहे के हथौड़े की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तुर्गुत पे जो कि बहुत ही मायूस हो जाते हैं और वो उस्मान साहब से कहते हैं, हम चाहकर भी अपने बच्चों को बचा नहीं पाए, अब हम क्या करेंगे। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे सिपाहियों ने कुछ निशानात छोड़ दिए हैं और उन निशानात की वजह से जल्द ही हमें मालूम हो जाएगा कि बच्चों को किस जगह पर लेकर जा रहे हैं। तुर्गुत पे ये सुनकर कहते हैं, फिलहाल तो फौरी तौर पर हमें अपने कबीले की तरफ वापस जाना होगा। जैसा ही आप हमें खत भेजेंगे तो हम आपकी मदद को पहुंच जाएंगे और अपने तुर्क कबाइल के बच्चों को आज़ाद करवाएंगे। दूसरी तरफ रोगतोस जो कि नाकाम हो जाता है और वो अपनी नाकामी का गुस्सा अपने सिपाहियों पर उतारते हुए कहता है, उस्मान को हमारे खुफिया रास्ते के बारे में कैसे इल्म हो गया। शुक्र है कि मैंने बच्चों को दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। अगर वो बच्चे उस्मान के हाथ लग जाते तो उस्मान के पास हमारा सर कलम करने के लिए एक सबूत होता और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मैं मारा जा सकता था। फिलहाल तो ना मैं उस्मान को मार पाया और ना वो मुझे। दूसरी तरफ मल्हान खातून ऐगल खातून से कहती हैं, मुझे गोगचे पर शक है, इसी वजह से मैंने सारा काम बहादुर पे के जिम्मे सौंपा है ताकि वो गोगचे खातून पर नजर रखे और जैसे ही उन्हें गोगचे के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो वो फौरी तौर पर मेरे सामने पेश करें ताकि गोगचे की गद्दारी तमाम कबीले वालों के सामने आ सके। ये सुनते ही आयगल खातून मजीद परेशान हो जाती हैं और उन्हें अपने बाबा, भाई और वालदा की याद आती है और वो कहती हैं कि काई कबीले ने कभी गद्दारों को माफ़ नहीं किया और मैं बहुत ही बेसब्री के साथ इस बात का इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे नया गद्दार मिल जाए ताकि मैं भी देख सकूं कि काई कबीले में कौन गद्दारी कर सकता है। दूसरी तरफ बाला खातून जो कि बहुत ही परेशान होती हैं और वो रो रही होती हैं। सल्चान खातून बाला खातून से कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। बाला खातून ये सुनकर कहती हैं, गोगचे मेरी बहन थी, वो मर गई और छोटा बच्चा अहमद वो काफिरों की कैद में है और तो और मेरे शौहर उस्मान का कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करूं। ये सुनते ही सल्चान खातून भी जज्बाती हो जाती है और वो कहती हैं, यकीनन उस्मान ज़रूर आएगा और वो अकेला नहीं बल्कि अहमद को भी अपने साथ लेकर आएगा और तो और काई कबीले में मौजूद गद्दार को भी पकड़ लिया जाएगा जिसकी वजह से गुंचा खातून शहीद हो गई। अभी ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान उस्मान साहब अपने चंद सिपाहियों के साथ खैमे में दाखिल हो जाते हैं। बाला खातून उस्मान को देखकर बहुत खुश होती हैं और पूछती हैं कि अहमद कहाँ है। उस्मान साहब कहते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिपाहियों ने बच्चों के काफिले के साथ एक निशान लगा दिया था, जल्दी हमें मालूम हो जाएगा कि वो बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। ये सुनते ही खैमे में मौजूद तमाम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और फिर उस्मान साहब उन्हें बताते हैं कि जल्द जेर कोताई को उस जगह के बारे में मालूम हो जाएगा, हम वहाँ पर जाकर हमला करेंगे और बच्चों को आज़ाद करवा लेंगे। नाजरीन, एपिसोड नंबर 57 का अख्ताम हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी जाए तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।